परछाई एपिसोड 229। अब आगे। मारीच युवराज और सुहानी से कुछ ही कदम दूर था, तभी वो तेज रोशनी मारीच और युवराज के बीच आकर रुक जाती है। अगले ही पल वहां पद्मिनी खड़ी होती है। पद्मिनी उस साए को घूरते हुए गुस्से से कहती है, लगता है तुम मुझे भूल गए। पद्मिनी को वहां देखते ही मारीच गुस्से से गुर्राने लगता है। वहीं युवराज और सुहानी के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखता है। अब उन्हें पता था कि कोई है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। मारीच गुस्से से कहता है, हर बार तुम मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच आ जाती हो। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें खत्म किए बिना ही अपनी साधना शुरू कर दी थी। लेकिन अब मैं अपनी वो गलती सुधार दूंगा। पद्मिनी मारीच से कहती है, अब तुम्हारा वक्त जा चुका है। कुछ ही देर में सुधारने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। और रही बात गलती की, तो तुमने अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इस लड़की को जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। पद्मिनी सुहानी की बात कर रही थी। युवराज की बॉडी किसी भी चोट को बहुत जल्दी रिकवर कर लेती थी, इसलिए वो फिर से रिकवर होकर उठ जाता है। उसने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ा हुआ था और उस साई को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। मारीच और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, तुमने सच कहा, मैंने इस लड़के को मारने की लालसा में इसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब मैं इस गलती को सुधार दूंगा। ये कहते ही मारीच सुहानी पर अपनी शक्ति से हमला कर देता है। इधर अर्नव और निशा मारीच की अस्थियों को लेकर विशिंग वेल के ठीक नीचे आ जाते हैं। विवेक ने पहले ही उनके ऊपर आने के लिए वहां सीढ़ियां लगा दी थी। अर्नव ऊपर देखते हुए निशा से कहता है, जल्दी करो, हमें ये कंकाल ऊपर लेकर जाना होगा। निशा कहती है, सर। युवराज सर और सुहानी। अर्नव उसे समझाते हुए कहता है, निशा, पहले हमें अपने हिस्से का काम पूरा करना होगा। याद है युवराज ने क्या कहा था, उसका शरीर विशिंग वेल के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम इसे विशिंग वेल से बाहर लेकर जाएंगे, वो मारीच कमजोर हो जाएगा। निशा हमें अपना सर हिलाती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। दूसरी तरफ पद्मिनी की वजह से कई सारे रक्षक खत्म हो गए थे और वहां की लड़ाई भी खत्म होने को आई थी। अब कुछ ही रक्षक बचे थे, जिससे विवेक, समायरा और अघोरी भिड़े हुए थे। दृष्टा और रक्षित अभी भी एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। रक्षित अब तक गुस्से से पागल हो गया था, क्योंकि वो दृष्टा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो उसे कितनी भी चोट दे देता, दृष्टा बेपरवाही से उस पर फिर से हमला कर देती। रक्षित झल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में वो अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी। रक्षित के आंखें खोलते ही उसके शरीर से हरे रंग की एक ऊर्जा तेजी से दृष्टा की तरफ बढ़ती है।
ये देखकर दृष्टा की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दृष्टा कुछ कर पाती, वो ऊर्जा दृष्टा पर वार कर देती है और वो घायल होकर कई फीट ऊंचाई पर जाकर फिर से नीचे गिर जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। रक्षित गुस्से से भरी एक नजर दृष्टा पर डालता है और फिर पीछे मुड़कर समायरा को देखता है। समायरा बचे हुए रक्षकों को मार रही थी। एक रक्षक जैसे ही उसके पास उस पर हमला करने आता है, वो अचानक से हवा में उठकर पीछे चला जाता है और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। समायरा को समझ नहीं आता कि ये किसने किया। वो हैरानी से अपने आसपास देखती है और उसकी नजर रक्षित पर जाती है। रक्षित समायरा की तरफ ही बढ़ रहा था। उस रक्षक को रक्षित ने ही हटाया था, जिससे वो खुद समायरा को मार सके। रक्षित को पास आते देख समायरा और विवेक दोनों घबरा जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगते हैं। रक्षित को उनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ हमलों में वो एक दो कदम पीछे जरूर होता था, लेकिन वो समायरा की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। और वो भी क्यों ना, वो तंत्रा का बड़ा भाई था, जिसने 200 सालों से विशिंग वेल की रक्षा की थी। रक्षित समायरा से कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, मैं युवराज को मारना चाहता था, लेकिन वो उनका शिकार है। अब तुम्हें मारकर मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया। रक्षित की बात सुनकर समायरा की नजर दृष्टा पर जाती है, जो जमीन पर निढाल पड़ी थी। अब विवेक और समायरा की आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। समायरा को खुद से ज्यादा विवेक की चिंता हो रही थी। वो तो पहले से तैयार थी कि वो रक्षित नहीं तो दृष्टा के हाथ से मरने ही वाली है। एक बार फिर से समायरा और विवेक रक्षित पर अटैक करने लगते हैं। रक्षित अपनी जगह पर रुककर अपने हाथ क्रॉस करके सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। समायरा समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो भागते हुए रक्षित की तरफ बढ़ जाता है। अपना मंत्र पूरा करके रक्षित जैसे ही अपनी आंखें खोलने वाला होता है, उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके शरीर के टुकड़े और खून चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके खून के छींटे उससे कुछ ही दूरी पर खड़े विवेक और समायरा के चेहरे पर आ जाते हैं। वही निशा ने अपना सर विशिंग वेल से बाहर ही निकाला था। उसके चेहरे पर भी राक्षस के खून के छींटे पड़ जाते हैं। विवेक जो भागते हुए रक्षित की तरफ बढ़ रहा था, रक्षित के साथ ऐसा होते देख वही फ्रीज हो जाता है। समायरा को भी एहसास होता है कि वहां कुछ तो अजीब हुआ है। वो फौरन अपनी आंखें खोलती है और सामने देखकर हैरान रह जाती है। रक्षित के शरीर के चिथड़े जमीन पर यहाँ वहां बिखरे हुए थे। समायरा अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है, वहां दृष्टा गुस्से से गुर्राते हुए खड़ी थी।
दृष्टा अपने एक हाथ से अपने चेहरे पर लगा खून साफ करते हुए गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पसंद कि मेरा शिकार कोई और करे। ये कहकर दृष्टा गुस्से से चीखने लगती है। रक्षित के वार से उसे काफी चोट लगी थी। वहां खड़े बाकी के रक्षक रक्षित की मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जिसने रक्षित को मार दिया उसके सामने वो सब क्या ही टिकेंगे। ऊपर से दृष्टा का भयानक रूप और उसकी गूंजती हुई आवाज उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी। ये देखकर बचे हुए रक्षक वहां से भागने लगते हैं। विवेक अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। दृष्टा की चीख सुनकर उसे होश आता है और वो कांपते हुए कदमों से उल्टे पांव पीछे समायरा के पास चला जाता है। वहां खड़े अघोरी भी हैरानी से दृष्टा को देख रहे थे। उन्होंने आदमियों को इतना भयानक पहले देखा था, लेकिन किसी औरत को इस तरह से कभी नहीं देखा था। निशा खून के छींटे से लाल चेहरे के साथ ये सब देख रही थी। अभी तक सिर्फ उसका चेहरा ही कुएं से बाहर आया था। तभी उसे अपने पैर पर किसी के हाथ का एहसास होता है और नीचे से आवाज आती है, निशा। वहां क्या हो रहा है? और ये आवाज किसकी है? समायरा और विवेक ठीक तो है ना? ये सब सुनकर निशा भी होश में आती है। दृष्टा का ये भयानक रूप देखकर वो भी काफी घबरा गई थी। वो बिना कुछ कहे कुएं से बाहर आ जाती है और उसके पीछे अर्नव भी बाहर निकल जाता है। निशा भागते हुए विवेक के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। विवेक भी निशा को अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम ठीक हो ना? निशा अपनी आंखें बंद किए हुए बस हमें जवाब देती है। वहीं बाहर आते ही अर्नव की नजर समायरा के साथ साथ दृष्टा पर जाती है। वो समायरा के पास जाकर उसके चेहरे पर एक हाथ रखकर कहता है, तुम ठीक हो? समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। दृष्टा अब एकटक अर्नव को देख रही थी और इससे अर्नव थोड़ा घबरा भी रहा था। समायरा ये सब इग्नोर करते हुए कहती है, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? अर्नव हाँ में अपना सर हिलाकर वो कैरी बैग आगे बढ़ा देता है। ये देखकर विवेक और समायरा एक चैन की सांस लेते हैं। विवेक फौरन कहता है, युवराज सर और सुहानी कहाँ रह गए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दृष्टा बड़े गौर से उस कैरी बैग को देख रही थी। उसने मारीच के बारे में पहले भी कई बार सुना था। वो जानती थी कि आज अगर काले जादू में किसी ने सबसे ज्यादा ऊंचाई पाई है, तो वो मारीच ही है। दृष्टा को लगता था कि मारीच को खत्म ही नहीं किया जा सकता। वो भी ये जानना चाहती कि क्या सच में ये लोग मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दृष्टा उसे भी देखना चाहती, जो कुछ देर पहले सफेद रोशनी के रूप में कुएं के अंदर गई थी। दृष्टा ने ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की थी। इधर मारीच सुहानी पर अपनी शक्तियों से वार कर देता है। तभी पद्मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस वार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस वार को रोक नहीं पाती।
मारीच के वार से सुहानी एक चीख के साथ वहीं जमीन पर गिर जाती है। इसकी उम्मीद ना तो पद्मिनी को थी और ना ही युवराज को। युवराज नीचे बैठकर सुहानी को संभालने लगता है। मारीच के जोर की हंसी के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी साधना भंग हो गई, तो तुम लोग मुझे आसानी से खत्म कर सकते हो। मैं अभी भी वही मारीच हूँ, जिसमें हजारों लोगों की जीवन ऊर्जा है। और अब अपने वंश की आखिरी उम्मीद को भी मैं खत्म कर दूंगा। ये कहकर मारीच फिर से सुहानी पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार पद्मिनी उसका वार रोक लेती है। इसके साथ ही पद्मिनी और मारीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। जाहिर था, मारीच पद्मिनी पर भारी पड़ रहा था। सुहानी घायल होकर जमीन में युवराज की बाहों में थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज की जान निकली जा रही थी। वो सुहानी के गाल को थपथपाते हुए कहता है, सुहानी, तुम ठीक हो ना? प्लीज उठ जाओ। अब सुहानी की पलकें भारी होने लगी थी। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, युवराज सर, पद्मिनी को आपकी मदद की जरूरत है। वो अकेले उसे नहीं रोक पाएगी। युवराज सुहानी से कहता है, लेकिन तुम। सुहानी युवराज का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे वक्त चाहिए। अगर आपने पद्मिनी की मदद नहीं की, तो वो उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। मैं आपकी शक्तियां महसूस कर सकती हूँ। अब वो पूरी तरह जागृत हो चुकी है। युवराज एक गहरी सांस लेकर हाँ में अपना सर हिलाता है और सुहानी को एक पत्थर के सहारे टिकाकर पद्मिनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास आते ही पद्मिनी, जो मारीच के हमलों से लड़खड़ा रही थी, वो स्टेबल हो जाती है और वो दोनों मिलकर मारीच पर अटैक करने लगते हैं। इधर सुहानी उस चट्टान से टिककर बैठे अपनी भारी आंखों से ये सब देख रही थी। उसका सर भारी हो रहा था। जैसे जैसे वो अपनी पलकें झपकती थी, उसे अपने बचपन के कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में सुहानी के कान में उस अघोरी की आवाज गूंजने लगती है। अगले ही पल सुहानी की आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद करते ही सुहानी की आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। वो देखती है कि 5 साल की एक प्यारी सी लड़की के साथ एक कपल खेल रहा था। वो लड़की सुहानी थी और वो कपल उसके मम्मी पापा। आज पहली बार सुहानी की यादों में उसके मम्मी पापा को जगह मिली थी। ये देखते ही सुहानी के बंद आंखों से ही आंसू बाहर आने लगते हैं। फिर एक के बाद एक करके सुहानी को उसके बचपन की वो बातें अपनी आंखों के सामने दिखना शुरू हो जाती है, जिसे उसके दिमाग से मिटा दिया गया था। कुछ देर बाद सुहानी अपनी मम्मी की खून से लथपथ लाश को देखती है, जिसके पास जाने के लिए वो रो रही थी, लेकिन उसके पापा ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था और उसे वहां जाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद सुहानी को वो रात दिखाई देती है, जब राघव उसे लेकर कार से कूद गया था और उसके पापा कार के साथ खाई में गिर गए थे। सुहानी का पास्ट सच में बहुत दर्दनाक था।
अब फाइनली सुहानी उस वक्त में आकर रुक जाती है जब वो कैलाश गुफा में उस अघोरी के सामने बैठी थी। वो अघोरी सुहानी के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और सुहानी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अब सुहानी के कान में उस अघोरी की बातें सुनाई दे रही थी। तुम एक आम इंसान नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी के विनाश के लिए हुआ है। तुम्हारा पूरा वंश श्रापित है। यही वजह है कि आज तक तुम्हारे वंश में कोई भी अपनी आयु पूरी नहीं कर पाया है। तुम्हें उस श्राप को खत्म करना होगा और इसके लिए तुम्हें उस मारीच का विनाश करना है। उस अघोरी के सामने बैठी सुहानी अपने मन में कहती है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। उस अघोरी की आवाज सुनाई देती है, उसका अंत तुम्हारे अंत के साथ होगा। ये बात सुनते ही एकाएक सुहानी की आंखें खुल जाती है। एपिसोड 230। अब आगे सुहानी देखती है कि उसके सामने युवराज, पद्मिनी और वो साया है। पद्मिनी और युवराज मिलकर उस साए का सामना कर रहे थे। उस साए से काले धुएं की तरह एनर्जी निकल रही थी, जो पद्मिनी और युवराज के सफेद और लाल रंग की ऊर्जा से टकरा रही थी। सामने देखकर सुहानी को साफ समझ आ रहा था कि अभी भी मारीच उन दोनों पर भारी पड़ रहा है। सुहानी के कान में अभी भी उस अघोरी की बातें ही गूंज रही थी। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है, जो अब बुरी तरह से थक गया था लेकिन फिर भी मारीच का सामना कर रहा था। सुहानी उठकर खड़ी हो जाती है और बड़ी तेजी से वहां से जाने लगती है। सुहानी को जाते देख युवराज का ध्यान भटकता है और वो उसे आवाज देते हुए कहता है, सुहानी। पद्मिनी मारीच पर हमला करते हुए युवराज से कहती है, उसे जाने दो, वो जानती है कि अब उसे क्या करना है। पद्मिनी का जवाब सुनकर युवराज शांत हो जाता है लेकिन अब उसे सुहानी की चिंता होने लगती है। वो खुद नहीं जानता था कि उसका दिल इतना क्यों घबरा रहा है। अपने इन ख्यालों को दिमाग से निकलने की कोशिश करते हुए वो अपना काम जारी रखता है। सुहानी उन सीढ़ियों से चढ़कर विशिंग वेल से बाहर आ जाती है। अब विशिंग वेल के बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। वहां शिशिर भी आ गया था। सुहानी को वहां देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। निशा सुहानी से हड़बड़ाते हुए कहती है, सुहानी, अंदर क्या हुआ और युवराज सर कहाँ है? सुहानी निशा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहती है, उसका बचा हुआ शरीर कहाँ है? सुहानी का सवाल सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां शिशिर की आवाज सुनाई देती है, यहाँ। सुहानी उस आवाज की तरफ देखती है। शिशिर मारीच के कंकाल के पास खड़ा था। सुहानी अब शिशिर को भी पहचान रही थी। वो अपनी आंखों से शिशिर को कुछ इशारा करती है और शिशिर हाँ में अपना सर हिला देता है। वहां सभी लोग हैरान खड़े थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि अब उनका काम खत्म हो गया है और उन्हें चुपचाप वहां खड़े रहना है।
शिशिर अपना हाथ उन अस्थियों की तरफ बढ़ाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। शिशिर के ऐसा करने पर वो अस्थियां हवा में उड़ जाती है और फिर से उसी तरह व्यवस्थित हो जाती है जैसे गुफा के अंदर थी। अब वो कंकाल फिर से एक पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। अपना काम करके शिशिर सुहानी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम तैयार हो? सुहानी बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देती है। शिशिर उस कंकाल से दूर हट जाता है। सुहानी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए उस कंकाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और गौर से उसे देखने लगती है। इसके बाद वो अपना दाहिना हाथ आगे करके उस कंकाल के सर पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही सुहानी के होंठ हिलने लगते हैं। वो एक मंत्र पढ़ रही थी। ये वही मंत्र था जिसका इस्तेमाल सुहानी पहले भी कर चुकी थी। जैसे ही सुहानी अपना मंत्र शुरू करती है, पद्मिनी और युवराज से लड़ रहा मारीच चीखने लगता है। मारीच की चीख सुनकर पद्मिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन युवराज चौंक जाता है। अगले ही पल उस साए के चारों तरफ एक तरह का एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे युवराज कुछ दूर जाकर गिर जाता है। पद्मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एनर्जी ब्लास्ट के बाद वो साया हवा में उड़कर कुएं से बाहर चला जाता है और कुछ ही पल में सुहानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस साए को वहां इस तरह देखकर सभी डर जाते हैं। निशा विवेक का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अर्नव, समायरा, शिशिर, दृष्टा और सभी अघोरी डर और हैरानी से मारीच को देख रहे थे। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थी, वो लगातार मंत्र पढ़ रही थी। मारीच गुस्से से गुर्राते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शक्तियां मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। ये कहते ही मारीच फिर से सुहानी पर अटैक कर देता है। इस बार वो अटैक सुहानी तक नहीं पहुंच पाता और अगले ही पल सुहानी और मारीच के बीच पद्मिनी आ जाती है। मारीच चीखते हुए पद्मिनी से कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। पद्मिनी उसे घूरते हुए कहती है, अब तेरा अंत आ गया है। उसी वक्त युवराज भी विशिंग वेल से बाहर आ जाता है और भागते हुए सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। अब सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है। वो निशा और विवेक को देखती है, जो फिक्र भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। इसके बाद सुहानी अपने तरफ आते युवराज को देखती है। इन लोगों को देखते हुए सुहानी की आंखें भर आती है, लेकिन उसी वक्त वो खुद को संभाल लेती है और फिर कठोर नजरों से उस साई को देखती हुए अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। सुहानी के ऐसा करने पर उस साए से एक तरह का काला धुआं बाहर निकलकर सुहानी के हाथ से उसके शरीर में जाने लगता है। वो साया अब जोर जोर से चीख रहा था और सुहानी के चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई रहा था। सुहानी के इस मूव से युवराज भी हैरान रह जाता है। मारीच से उसकी शक्तियां लेते हुए सुहानी के कान में उस अघोरी की बातें सुनाई दे रही थी।
ये सच है कि सिर्फ तुम्हारा शरीर मारीच की शक्तियों को संभाल सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब मारीच खुद तुम्हें वो शक्तियां दे। अगर तुम मारीच से उसकी शक्तियां छीनोगी, तो तुम्हारा शरीर इसे नहीं सह पाएगा। लेकिन तुम्हें यही करना होगा, और जब तुम ऐसा करोगी तो मारीच की तरह ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उसे खत्म करने का यही एक रास्ता है। कुछ देर तक सुहानी उसी तरह से मारीच की शक्तियां अपने शरीर में लेती है और फिर वो अपनी जगह पर लड़खड़ाने लगती है। युवराज सुहानी को संभालने के लिए बढ़ता है, तभी पद्मिनी उससे कहती है, खत्म करो इसे। मारीच बौखलाहट के साथ चीखते हुए कहता है, नहीं, नहीं। सुहानी ने पहले ही मारीच की शक्तियां उससे ले ली थी। फिर भी वो युवराज को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पद्मिनी उसे रोक लेती है। युवराज अपनी लाल आंखों से उस कंकाल को एकटक देखने लगता है, और फिर उसके शरीर से लाल रोशनी बाहर निकलती है। वो लाल रोशनी उस कंकाल के चारों तरफ फैल जाती है और कुछ ही पलों में वो कंकाल राख में बदल जाता है। अब तक मारीच की जो चीखें वहां गूंज रही थी, वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। सभी को समझ आ जाता है कि मारीच अब खत्म हो गया है। सुहानी अब लड़खड़ाकर गिरने लगती है और युवराज तेजी से आकर उसे थाम लेता है। सुहानी नीचे गिर जाती है और युवराज उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन पर बैठ जाता है। सुहानी का चेहरा अब पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी हो गई थी। युवराज महसूस कर रहा था कि सुहानी के दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई है। ये देखकर युवराज बहुत डर जाता है। वो सुहानी का गाल थपथपाते हुए कहता है, सुहानी, तुम्हें क्या हो रहा है? प्लीज उठो। सभी को सुहानी को बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन शिशिर के कहने पर कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था। शिशिर सुहानी को देखते हुए कहता है, इसके साथ वही हो रहा है जो 1000 साल पहले मारीच के साथ हुआ था। उसकी काली शक्तियां सुहानी के शरीर को खत्म कर रही है। शिशिर का जवाब सुनकर जैसे युवराज के दिल की धड़कन ही रुक जाती है। वो बौखलाहट के साथ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वरना इसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शिशिर की बातों से वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुहानी अब इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो अपनी भारी होती पालकों को खोले हुए बस युवराज को देख रही थी। युवराज भीगी आंखों से उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, सुहानी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। सुहानी अपना हाथ उठाकर युवराज के चेहरे को छूने लगती है। युवराज उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब बहुत हो गया, चलो अब उठो। सुहानी अब धीरे धीरे और भी कमजोर होती जा रही थी। युवराज की हालत देखकर शिशिर उससे कहता है, इसका जन्म ही मारीच को खत्म करने के लिए हुआ था और मारीच के साथ ही इसका अंत भी तय था।
यही इसकी किस्मत है। शिशिर की बात खत्म होते ही वहां पद्मिनी की आवाज सुनाई देती है, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। सभी का ध्यान पद्मिनी की तरफ चला जाता है। शिशिर भी आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है, जैसे उसे किसी चीज का आभास हो गया हो। वो अपना हाथ पद्मिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं। वो पद्मिनी को रोकना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। शिशिर हवा में उठकर काफी दूर चला जाता है। पद्मिनी सुहानी को देखती है। उसके ऐसा करते ही मारीच की सारी शक्तियां सुहानी के शरीर से पद्मिनी के शरीर में जाने लगती है। युवराज और सुहानी हैरान होकर पद्मिनी को देख रहे थे। युवराज के सहारे बैठी सुहानी अपनी कांपती आवाज से पद्मिनी से कहती है, आप ये क्यों कर रही हैं? आप मर जाएंगी। उससे थोड़ी ही दूर खड़ी पद्मिनी मारीच की शक्तियों को अपने अंदर लेते हुए कहती है, मेरा अंत यही है। मैं 1000 सालों से अपने पिता के आज्ञा का पालन के लिए जिंदा थी। मारीच के खत्म होने के बाद अब मेरा ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। सुहानी नम आंखों से पद्मिनी को देखते हुए कहती है, आप मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकती। पद्मिनी कहती है, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने वंश के लिए कर रही हूँ। ये कहकर पद्मिनी युवराज को देखने लगती है। युवराज भी नम आंखों से पद्मिनी को ही देख रहा था। आज उसे अफसोस हो रहा था, उसने हमेशा से पद्मिनी से सिर्फ नफरत की थी। कुछ देर बाद मारीच की सारी शक्तियां पद्मिनी के पास आ जाती है और सुहानी काफी हद तक ठीक हो जाती है। युवराज सुहानी को अपना सहारा देकर उठाता है और वो दोनों पद्मिनी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मिनी युवराज से कहती है, हमारा वंश बहुत शक्तिशाली है, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ध्यान रहे इन शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल ना हो। युवराज पद्मिनी की आंखों में देखकर कहता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पद्मिनी युवराज को देखकर बस मुस्कुरा देती है और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही युवराज और सुहानी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इधर निशा और विवेक की हालत भी काफी खराब हो गई थी। वो दोनों भी भागते हुए युवराज और सुहानी के पास आकर उन्हें हग कर लेते हैं। अर्नव समायरा को अपनी बाहों में लेता है। दृष्टा वहीं खड़ी ये सब बड़े गौर से देख रही थी। समायरा की नजर दृष्टा पर जाती है और वो उसे देखकर हाँ में अपना सर हिला देती है। दृष्टा वहां से चली जाती है। सभी अब बहुत खुश थे। उन्होंने फाइनली अपना 4 साल पहले शुरू किया काम पूरा कर लिया था। हालांकि सभी को पद्मिनी के इस तरह जाने का अफसोस था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अपना काम पूरा करने के बाद पद्मिनी को जाना ही था। सभी एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के सेफ होने पर खुश हो रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुमने अपना काम पूरा कर ही लिया। ये आवाज सुनकर सभी उस तरफ देखते हैं। वहां बाबा खड़े थे।
बाबा को वहां देखकर सभी चौंक जाते हैं। बाबा हल्की मुस्कान के साथ चलते हुए सबके पास आते हैं। वो सुहानी के सर पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु टल चुकी है। अब तुम लंबा जीवन जियोगी। पद्मिनी ने अपने कर्म से तुम्हारा भाग्य बदल दिया। सुहानी कुछ नहीं कहती, वो बस मुस्कुरा देती है। इसके बाद बाबा विवेक के सामने जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरी अमानत मुझे दे दो। विवेक कुछ देर सोचता है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो बाबा के कटार को अपने दोनों हाथों में रखकर उनके सामने कर देता है। बाबा उस कटार पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अपना मंत्र पूरा करके वो कटार लेते हुए कहते हैं, भैरवनाथ की मृत्यु सिर्फ मेरे हाथों होनी थी, लेकिन मेरे कहने पर तुमने उसे मारा और मेरे कारण तुम्हें ये श्राप लग गया। अब मैं तुमने इस श्राप और भैरवनाथ की शक्तियों से मुक्त करता हूँ। बाबा की बात पूरी होते ही सभी की आंखों में चमक आ जाती है। विवेक खुश होकर कहता है, इसका मतलब अब मैं नहीं मरूंगा। बाबा धीरे से हंसते हुए कहते हैं, नहीं, तुम भी दीर्घायु होंगे। विवेक उछलते हुए कहता है, थैंक यू सो मच बाबा। बाबा फिर से मुस्कुरा देते हैं। अब उनकी नजर निशा पर जाती है। वो निशा से कहते हैं, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? निशा शिकायत भरे अंदाज में कहती है, बाबा, आपने भैरवनाथ की शक्तियों के लिए विवेक को ही क्यों चुना? बाबा कहते हैं, क्योंकि विवेक ही ऐसा था जिसने शिविका के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था। शिविका के साथ होने की वजह से उसकी क्षमता तुम सबसे ज्यादा थी। निशा कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। अपनी बात पूरी करके बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के वहां से जाने के बाद अर्नव सबसे कहता है, अब घर चलते हैं। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विवेक भी अर्नव से सहमत होकर कहता है, हाँ, ये जगह बड़ी मनहूस है, चलो यहाँ से। ये सुनकर युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, आप सब चलो, मैं सुहानी को लेकर आता हूँ। सुहानी हैरानी से युवराज को देखने लगती है। बाकी लोग कोई सवाल नहीं करते, वो बस जल्द से जल्द घर जाना चाहते थे, इसलिए वो चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद सुहानी युवराज को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, युवराज सर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, अमम, मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। सुहानी युवराज की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो युवराज को घूरते हुए कहती है, आप ये क्या कह रहे हो? अभी इतना कुछ हुआ और आप? युवराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, युवराज सर, आपको सारा रोमांस इस मनहूस जगह पर ही क्यों आता है?
याद है लास्ट टाइम मृदुला को मारने के बाद आपने किस करने की कोशिश की थी और मारीच आ गया था। युवराज सुहानी के होठों के पास जाकर कहता है, अब कोई नहीं आएगा। इस बार सुहानी भी कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर युवराज की आंखों में चमक आ जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोलती है और उसे अपने ठीक सामने युवराज का चेहरा दिखता है। अब सुहानी युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये देखकर युवराज के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक झटके से सुहानी को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आता। वो कंफ्यूजन के साथ युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी के सामने अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर सुहानी के सामने करते हुए कहता है, मिसेस सुहानी दीवान, आई लव यू सो मच। विल यू मैरी मी अगेन? ये देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें भर आती है और वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है। खुशी के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। युवराज सुहानी को वो रिंग पहना देता है और उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर, आप पागल हो। युवराज कहता है, पागल का पता नहीं, बट मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसे अपनी पहली किस शादी के 3 साल बाद मिली है। युवराज और सुहानी के चेहरे से खुशी अब जा ही नहीं रही थी। आज पहली बार था जब वो दोनों बिना किसी फिक्र के बस एक दूसरे के साथ थे। इधर वापस आने के बाद निशा और विवेक निशा के रूम में जाकर बातें करने लगते हैं। जाहिर है आज उनके पास करने के लिए बहुत सी बातें थी। वो दोनों अब बहुत खुश थे। वहीं अर्नव और समायरा भी अर्नव के रूम में थे। अर्नव बहुत खुश था क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो समायरा के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीने वाला है। लेकिन समायरा जानती थी कि वो आगे क्या करने वाली है। रात के 1 बजे थे। दीवान विला में सभी गहरी नींद में सो रहे थे। समायरा भी अर्नव की बाहों में सोई थी, तभी उसकी आंखें खुलती है। आंखें खोलकर समायरा उठकर बैठ जाती है और अर्नव के चेहरे को देखने लगती है। आज अर्नव को देखते हुए उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ देर बाद वो अर्नव के फोरहेड पर किस करके वहां से चली जाती है। इधर युवराज और सुहानी भी अपने रूम में थे। सुहानी युवराज की बाहों में आराम से सो रही थी, लेकिन युवराज अभी भी जागा हुआ था। तभी युवराज का फोन बजता है और वो साइड में रखा अपना फोन चेक करता है। युवराज के मोबाइल में रॉबिन का मैसेज आया था, सर, वो निकल गई है। वो मैसेज देखकर युवराज सुहानी को खुद से अलग करके उठ जाता है। इसी बीच सुहानी की नींद खुल जाती है। युवराज को उठते देख वो नींद भरी आवाज में कहती है, युवराज सर।
इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? युवराज फिर से सुहानी के पास आ जाता है और बड़े प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहता है, तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सुहानी कहती है, लेकिन इतने रात में आप कहाँ जा रहे हो? युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, एक डील है जो अभी तक अधूरी है। लगता है उनमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ये कहकर युवराज सुहानी के फोरहेड पर एक किस करता है और वहां से चला जाता है। कहानी अभी बाकी है और कल इसका लास्ट एपिसोड है। परसों यानी 232 एपिसोड से नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।